नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है आप सबका आरआरबी ग्रुप डी की स्पेशल वीडियो सीरीज में जहां पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर के पिछले वर्षों में आए सवालों को डिस्कस कर रहे हैं शिफ्ट वाइज। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के क्वेश्चन को जो कि होने वाला था 10 दिसंबर 2018 के शिफ्ट 2 में। जीके के जो प्रश्न आए थे आरआरबी ग्रुप डी में हम उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो प्रश्न थे वो मॉडरेट लेवल के थे, एक दो प्रश्न थोड़े से कठिन आपको लग सकते हैं, बट कुछ प्रश्न बहुत ही आसान थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी सिनेमा से आ गए तो वहां तो आपको स्कोर कर ही लेना होता है। तो और करंट अफेयर में किस तरह के सवाल आए थे, ये सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई सही दिशा में चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं, आते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आइए। प्रश्न कहता है कि हु इज टर्म्ड एज प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया हु हैज फाउंड अ वे टू रीयूज प्लास्टिक वेस्ट एंड मेक ड्यूरेबल क्लोथ्स। प्रश्न कह रहा है कि प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया, इसकी संज्ञा किन्हीं दी गई है, ये उपाधि किन्हीं मिली है, जिन्होंने क्या किया था, प्लास्टिक का इस्तेमाल करके एक रोड निर्माण के लिए इस प्लास्टिक को रियूज करके, मतलब एक रोड निर्माण की इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो ये रियूज जो होता है वो 3R का टर्म होता है। 3R क्या कहता है? एक कहता है रिड्यूस, मतलब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो चीजें हैं, जो कि पिघल नहीं सकती हैं, जो कि डिग्रेडेड, जो बायोलॉजिकली जो डिग्रेडेड नहीं हो सकती हैं, उनके इस्तेमाल को हमें कम करना है। रीयूज़, फिर होता है रिसाइकल, मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे कि ये प्लास्टिक की बोतल है, इसको क्या किया, इसको एक मशीन में डाल दिया, ठीक है? प्लास्टिक को खड़ा तोड़-ताड़ के फिर से मशीन में डाल के एक नया बोतल या नया कुछ बना दिया इसका, तो वो हो गया रिसाइकिल। और एक होता है क्या, रीयूज़, मतलब ये रीयूज़ को रिसाइकिल से बेहतर माना जाता है। क्यों? रीयूज़ मतलब ये प्लास्टिक का है, बोतल है, तो इसी में मैंने क्या किया कि इसमें मतलब ये खराब हो गई, इसमें पानी अब सही नहीं रहता है, तो उसका इस्तेमाल कर लिया, कुछ पौधे उगाने में या कुछ अन्य पर्पज़ में, कुछ सामान को रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर दिया, तेल रखने के लिए इस्तेमाल कर दिया। तो इसी को कहते हैं क्या, रीयूज़। तो इन्होंने क्या किया कि प्लास्टिक को रीयूज़ करके रोड बनाने की बात की है। तो ऑप्शन क्या-क्या है? राजगोपालन वसुदेवन, बी राजगोपालन मुरुगंथम्मान, सी अरुणाचलम मुरुगंथम या डी अरुणाचलम वसुदेवम। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजगोपालन वसुधरम। ठीक है, राजगोपालन वसुधरम इसका सही उत्तर है। ये नाम भी काफ़ी फेमस है, अरुणाचलम मुरुगंथम। इन्हें क्या कहा जाए, जैसे इन्हें प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है पैडमैन, क्योंकि इन्होंने सस्ते सैनिटरी नैपकिन्स बनाने का तरीका खोजा था। तो इनका नाम भी काफ़ी फ़ेमस है और जो पैडावन मूवी आई थी अक्षय कुमार की, वो इस पर भी, इन्हीं पर बेस्ड थी। तो ऐसे सवाल भी आता है कि ये जो मूवी है किन पर बेस्ड है और उसमें मुख्य अभिनेता का रोल किसने किया है, इस शिफ्ट में भी आया है, अब आगे देखने को मिलेगा। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लें और अच्छे से लिख लें। ये पैडमैन जो इन्हीं पर बेस्ड थी। ठीक है? अब आते हैं राजगोपालन वसुदेवन पे, इनके बारे में जानते हैं थोड़ा। तो ये क्या है, ये प्रोफ़ेसर ऑफ केमिस्ट्री है, कहाँ पे? थियांगाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, जो कि मदुरई में है। तो इन्होंने रिसर्च किया सॉलिड वेस्ट का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है और इससे क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी। एक तो रोड के निर्माण में सुविधा होगी, रोड अच्छे बन जाएँगे और दूसरा क्या होगा कि जो प्लास्टिक है उसका रीयूज़ हो जाएगा। तो जितना हम रीयूज़ करेंगे प्लास्टिक की चीज़ों को या रिसाइक्लिंग के तरीके खोजेंगे, ईज़ी रिसाइक्लिंग के, उतना क्या होगा, पर्यावरण के लिए बेहतर होगा। तो उससे क्या होगा, हमें नए प्लास्टिक और बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो पुराने प्लास्टिक्स हैं उसी से काम चला लेंगे, ठीक है? तो ये एक पर्यावरण संबंधित प्रश्न है और कई एग्ज़ाम में देखा गया कि पर्यावरण संबंधित प्रश्न आजकल अधिक पूछे जा रहे हैं। तो इन प्रश्नों पर आपको विशेष ध्यान देना है और अच्छे समझना है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के क्या-क्या तरीके होते हैं, उन पर किस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो अब इनकी बात करें तो इन्हें पद्मश्री का भी अवार्ड मिल चुका है 2018 में, ठीक है? और प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया की उपाधि इन्हें किन्होंने दी थी? इन्हें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। तो ये इन्फॉर्मेशन भी याद रखने योग्य है। इसे भी अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट डाउन नहीं करिए, मैं तो कहूँगा क्यों, बेहतर होता है, स्क्रीनशॉट अक्सर डिलीट हो जाते हैं। आप नोट्स बना के चलोगे हर क्लास की और क्वेश्चन से जुड़े अन्य सवाल जो बन सकते हैं, वो आरआरबी ग्रुप डी क्लास हो, स्टैटिक जीके की जो लाइव क्लास होती है हमारी वो, या करंट अफेयर की जो डेली क्लासेस होती हैं, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आप नोट्स बना के चलोगे तो रोज़ आप उसको थोड़ा-थोड़ा कर पढ़ोगे तो एग्ज़ाम टाइम में जो क्या होता है, आपका काफ़ी सारा रिवीजन हो चुका रहेगा पहले से। बहुत ज़्यादा अलग से एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों? तो इस अच्छी आदत को ज़रूर आप फॉलो करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि द रॉयल सिटी एट फतेहपुर सिकरी वाज बिल्ट बाय मुगल एम्परर डैश इन ऑनर ऑफ सूफी संत शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और अकबर, ये काफ़ी फेमस है। तो
ऑप्शन क्या-क्या है? औरंगजेब, हुमायूँ, शाहजहाँ, अकबर। फतेहपुर सिकरी का नाम आते ही दिमाग में क्या आता है? अकबर का नाम, ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अकबर ने ही फतेहपुर सिकरी जो शहर है उसका निर्माण करवाया था और सूफी संत शेख सलीम चिश्ती जिसे अकबर काफ़ी मानते थे, उन्हीं के नाम पर इसका इन्होंने निर्माण करवाया था, ठीक है? बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल संख्या 3 कहता है कि हू प्लेड द लीड रोल इन द मूवी दंगल रिलीज्ड इन 2016। अभी मैंने चर्चा की थी कि सिनेमाओं में जो बात होती है जो बेसिकली जो बायोपिक्स होती हैं, उस पर कई सवाल बनते हैं। तो पिछले जो वीडियो हमने लाए थे उसमें बायोपिक्स पर भी हमने बताया था कि कौन से बायोपिक में किन्होंने रोल अदा किया था, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल एमएस धोनी हो गया, मैडी कॉम पर भी सवाल आ चुका है, प्रियंका चोपड़ा ने उनका रोल प्ले किया था। तो जो बायोपिक्स होते हैं, उनको आप एक बार देख लेना कौन-कौन से बायोपिक्स हैं और उसमें जो मुख्य किरदार है उन्होंने वो किसने निभाया है, ठीक है? तो इसमें पूछा जा रहा है कि दंगल मूवी में मुख्य किरदार किन्होंने निभाया था? ऑप्शन अक्षय कुमार, शाहरुख खान, आमिर खान या राजकुमार राव। अगर आपको याद होगा तो आमिर खान साहब ने दंगल में जो है वो किरदार निभाया था मुख्य। इन्होंने महावीर फोगाट जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कुश्ती के कोच रहे हैं, उनका इन्होंने किरदार निभाया था। तो इनकी 2 बेटियाँ थी गीता और बबीता। दोनों ने काफ़ी उम्दा प्रदर्शन किया हुआ है राष्ट्रमंडल खेलों में और जानी-मानी एथलीट्स रही हैं भारत की। तो भारत का नाम रोशन किया है और इसी मूवी का डायलॉग था कि हमारी छोड़ियाँ छोरों से कम है के। तो अ, काफ़ी फ़ेमस डायलॉग है ये और कई जगह इस्तेमाल होता है, मीम्स में भी इस्तेमाल होता है। तो ये नाम याद रखिए क्योंकि ये भी बायोपिक था महावीर फोगाट की और गीता बबीता पर बेस्ड था। तो ये भी नाम याद याद रखना ज़रूरी है, ठीक है? दंगल मूवी में आमिर खान ने मुख्य किरदार निभाया था। बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन संख्या 4 कहता है कि हू अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज़ गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स? इनमें से किन्हें गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स यानी कि जो जनता की जेब होती है, उसकी जो देखरेख का काम होता है, वो किनका होता है? ऑप्शन क्या-क्या है? अटॉर्नी जनरल, बी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सी चीफ मिनिस्टर या डी प्राइम मिनिस्टर। अटॉर्नी जनरल का होता है, कैग क्या होता है? इसको सीएजी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सीएजी, कैग या चीफ मिनिस्टर का होता है या प्राइम मिनिस्टर का होता है। एकदम सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो भी सरकारी संस्थान वो का काम क्या होता है, बेसिक काम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अटॉर्नी जनरल क्या होता है? जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है? कौन होते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होते हैं और ये सारे जो हैं आपको दिख रहे हैं, वो सारे संवैधानिक पद हैं, ठीक है? फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया किन्हें कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, जो कि अभी कौन है? अभी हैं के वेणुगोपाल, ठीक है? तो इसी तरह से एक उपाधि दी गई है कैग को, द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। यानी कि कैग क्या करती है कि जो भी सरकार खर्चे कर रहे हैं, तो उनका ये ऑडिट करती है कि खर्चे सही जगह से हुए हैं कि नहीं। अगर यहाँ पे कहीं ₹100 खर्च करने थे, बस ₹100 में काम हो जाए, तो कहीं यहाँ पे ₹500 तो नहीं खर्च कर दिए गए और 400 अपनी जेब में डाल लिए गए। क्या ऐसा तो नहीं हुआ है? तो कैग का काम होता है इन चीज़ों पे एक निगरानी रखना, ठीक है? तो एक संवैधानिक पद है और जो इसके बारे में बताएँ तो इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अभी कौन है ये? अभी ये गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है? ये नाम इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्या कौन है भारत के? डायरेक्टली पूछा जा सकता है, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो जो कैग है वो भारत के संविधान के 148वें आर्टिकल में इसका ज़िक्र किया गया है और 149वें आर्टिकल में भी कैग के बारे में बताया गया। 149 48 में बताया गया कैग एक होना चाहिए और 149 में बताया गया कैग के पावर और ड्यूटीज़ क्या-क्या होते हैं। तो इम्पोर्टेंट पद होता है, संवैधानिक पद होता है, इसके बारे में इस तरह के सवाल बन सकते हैं। कैग के बारे में बन सकते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बन सकते हैं, प्रेसिडेंट पे तो काफ़ी सारे बनते ही हैं, वाइस प्रेसिडेंट पे बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज पे बन सकते हैं, ठीक है? फाइनेंशियल कमीशन पे बन सकते हैं। तो ये जो पॉलिटी की जो ये चीज़ें हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट पद होते हैं, इन पे सवाल कई बार बनते हैं। तो इनके पद के नाम, इनके पद के जो आर्टिकल इनके पीछे के छुपे होते हैं, ये आप बताएँ। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, उनके लिए कौन-सा आर्टिकल है, ठीक है? संविधान में उनके लिए आर्टिकल है, वो कौन-सा आर्टिकल है? तो एक और सवाल ये पूछा जा सकता है, क्या की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति इनकी होती है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है? भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, उनके द्वारा ही इनकी नियुक्ति होती है। तो ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आते हैं अगले सवाल पे। सवाल संख्या 5 कहता है कि द एआईएडीएमके पार्टी इज़ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ व्हिच स्टेट? एआईएडीएमके जिसे हिंदी में कहते हैं क्या? अन्ना द्रमुक, ठीक है? अन्ना द्रमुक, ये जो है वो
कौन से राज्य की पॉलिटिकल पार्टी है? कौन से राज्य की स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है? 2 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, एक तो स्टेट की होती है, एक नेशनल लेवल की होती है। नेशनल लेवल की पार्टीज़ क्या-क्या होंगी? जैसे कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, ठीक है? सीपीआई हो गया। ये सब जो है ये जो पार्टी है वो नेशनल लेवल पार्टीज़ कहलाती हैं। तो और बहुत सारे स्टेट्स की अपनी-अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। तो एआईएडीएमके जो पार्टी है वो कौन से स्टेट की है? ये सवाल है। ऑप्शन क्या-क्या है? कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तो अन्ना द्रमुक तमिलनाडु की पार्टी एआईएडीएमके और जयललिता एआईएडीएमके से बिलॉन्ग करती थी। इनका निधन हो गया था 2016 में। और अन्ना द्रमुक पार्टी है ये जो शुरू की गई थी एमजीआर के द्वारा, एमजी रामचंद्रन, जो कि तमिलनाडु के काफ़ी फेमस अभिनेता थे और पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव रहते थे। और उनकी पार्टी थी अन्ना द्रमुक। द्रमुक और अन्ना द्रमुक ऐसी पार्टियाँ हैं जो कि उपजी थी द्रविडियन मूवमेंट से। जो द्रविडियन मूवमेंट हुआ था तमिलनाडु में उससे उपजी हुई पार्टी थी। और अगर द्रमुक की बात करें तो द्रमुक में जो है वो अभी सरकार चला रहे हैं तमिलनाडु में, ठीक है? 2 मतलब कि दोनों अपोज़िट पार्टियाँ हैं, अन्ना द्रमुक और द्रमुक। और अभी तमिलनाडु में द्रमुक की सरकार है, एम के स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं द्रमुक की तरफ से, ठीक है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी, ठीक है? तेलंगाना और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? आप बताएँ कमेंट सेक्शन में। सारे राज्य के मुख्यमंत्री के नाम आपको पता होने चाहिए, रटे होने चाहिए, उस टाइम पर कौन है जब एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम के आस-पास। तो वो इतना इम्पोर्टेंट है और प्रधानमंत्रियों के नाम, गवर्नर के नाम डायरेक्टली कई बार पूछे गए हैं और ख़ासकर उनके नाम करंट अफेयर के फॉर्म से इम्पोर्टेंट हो जाता है जिन्हों के अभी हाल-फिलहाल में सरकारें बनी हैं। और कई बार ऐसे भी सवाल देखने को मिले हैं कि इस वर्ष कौन से राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो इन चीज़ों पे आपको नज़र रखना है, ध्यान देना है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे सवाल संख्या 6 पे पूछते हैं। रत्नागिरी मेन माइंस आर फाउंड इन व्हिच स्टेट? रत्नागिरी माइंस कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र या डी कर्नाटका। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पाया जाता है रत्नागिरी माइंस। ये देखिए ये है रत्नागिरी माइंस। तो ये कोंकण रीजन में पाया जाता है। कोंकण डिवीजन जो है महाराष्ट्र में वहाँ पे ये पाया जाता है। वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा है। बॉक्साइट और लेटराइट की यहाँ पे माइनिंग होती है, ठीक है? और इसकी जगह की इम्पोर्टेंट बात ये है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की ये जन्मभूमि रही है, रत्नागिरी, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। सवाल संख्या 7 कहता है कि एटॉमिक पावर स्टेशन इज़ लोकेटेड एट रावतभाटा इन द स्टेट ऑफ डैश। एटॉमिक पावर स्टेशन जो है रावतभाटा में लोकेटेड है और ये कौन से स्टेट में है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी गुजरात। तो जान लेते हैं सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। तो जो रावतभाटा है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो है राजस्थान में लोकेटेड न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट पहले पूछा जा चुका है और पहले शिफ्ट में भी और इस शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ कि कौन से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पे हैं। तो सारे वीडियोज़ आप ज़रूर फॉलो करें, सारे वीडियोज़ को देखें और सर वीडियो में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अलग से भी बताई गई हैं। तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे। सवाल संख्या 8 कहता है कि बरखा दत्त इज़ नोन फॉर हर रोल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? बरखा दत्त का रोल इसमें से क्या क्या है? मतलब बरखा दत्त क्या है? पॉलिटिशियन है, राजनेता हैं, डॉक्टर हैं, जर्नलिस्ट है, पत्रकार हैं या एक्टर हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जर्नलिस्ट पत्रकार हैं। बरखा दत्त जाने-माने पत्रकार हैं और एनडीटीवी न्यूज़ चैनल में इन्होंने काम किया हुआ है और काफ़ी चर्चित पत्रकार हैं, काफ़ी चर्चा में रहती हैं अन्य अपने काफ़ी चर्चा में रहती हैं अपने व्यूज़ को लेके, अपने बयानों को लेके और इनकी पत्रकारिता काफ़ी सराहनीय भी मानी जाती है कई जगहों पे। तो इम्पोर्टेंट नाम है बरखा दत्त और इन्हीं के साथ एनडीटीवी में एक और काम करते थे रवीश कुमार, जिन्हें मिल चुका है डायमंड मैग्सेसे अवार्ड। तो उस संदर्भ में उनका नाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे सवाल संख्या 9 कहता है कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड वाग्नी आर डैश फॉलोइंग रिवर्स। ठीक है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी किस तरफ पे बढ़ने वाली नदियाँ हैं? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट या साउथ? तो ठीक है, तो जानते हैं। तो देखो कहाँ से कहाँ बह रही हैं। ये वेस्ट से निकल के इस दिशा में बह रही है गोदावरी, ठीक है? कृष्णा का भी वही है, कावेरी भी वही बह रही हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा वेस्ट, ठीक है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स यानी कि सॉरी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है, माफ़ कीजिएगा। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ये वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही हैं, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? ईस्ट, पूर्व दिशा में बहने वाली नदियाँ। और अगर बात करें कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन-कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो नर्मदा होती हैं, ये वेस्ट की ओर जा रही है, ताप्ती नदी होती है, ये भी वेस्ट की ओर जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट नदी है, वेस्ट की ओर जा तो वेस्ट की ओर जाती है वो कहाँ गिरेगी? वो अरेबियन सी में गिरेगी और ईस्ट की तरफ जाने वाली कहाँ गिरेगी? ईस्ट की तरफ जाने वाली गिरेगी इस तरफ यानी कि बे ऑफ बंगाल में, ठीक है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में।
ठीक है? तो जो वेस्ट की ओर जा रही है वो अरब सागर में गिरेंगी, जो ईस्ट की ओर जा रही है वो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, ठीक है? तो आगे बढ़ेंगे, सवाल संख्या 10 कहता है कि व्हिच चिल्ड्रन मूवीज फीचर द फेमस सॉन्ग द बारे नेसेसिटीज। द बारे नेसेसिटीज जो गाना है वो कौन से मूवी का है? जंगल बुक का है, रॉकफोर्ड का है, स्टैनलेस टिफिन बॉक्स, स्टैनले का डब्बा का है, द बीएफजी का है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, द जंगल बुक। ठीक है, जंगल जंगल बात के लिए पता चला है, चिट्ठी पहन के फूल खिला है। सुना होगा आप सबने ये गाना। और अ, एक जैज़ सॉन्ग था इसी का, जंगल बुक का, जिसका नाम था बेयर नेसेसिटीज़, जो अंग्रेज़ी में, आप सब लोग मैक्सिमम लोगों ने हिंदी में देखी होगी मूवी। तो या जो भी इसके जो कार्टून आते थे, काफ़ी फ़ेमस कार्टून थे, मैं तो मतलब फ़ैन ही था इसका। तो बेयर नेसेसिटीज़ जो संगीत है वो लिखा गया किसके द्वारा? टेडी किल्कीसॉन के द्वारा, ठीक है? और जंगल बुक एनिमेटेड जो डिज़नी सीरीज़ थी, उसका ये सॉन्ग था, उसका ये हिस्सा था। यहाँ पे मोगली की कहानी दिखाई गई थी। और जंगल बुक की बात करें तो किसके द्वारा लिखी गई है? लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 11 पे देखते हैं क्या है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कप टूर्नामेंट्स नॉट एसोसिएटेड विद क्रिकेट? ईरान ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, बेगम हजरत महल ट्रॉफी या डी विजय हजारे ट्रॉफी? ईरान ट्रॉफी क्रिकेट से है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है, विजय हजारे ट्रॉफी भी क्रिकेट से है। क्रिकेट से कौन नहीं है? बेगम हजरत महल ट्रॉफी, ये है फुटबॉल से, ठीक है? तो ट्रॉफीज़ इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं, कई एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, एक बार उसको पढ़ लें तो अच्छा रहेगा कि कौन-कौन सी जो ट्रॉफी हैं वो कौन से गेम के लिए स्पेसिफिक हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 12 कहता है कि राजा रवि वर्मा वाज पेंटर एंड स्कल्पचर फ्रॉम व्हिच स्टेट? राजा रवि वर्मा कौन से स्टेट से थे जो कि काफी फेमस पेंटर और स्कल्प्टर थे, मतलब फेमस चित्रकार थे? तो ऑप्शन क्या क्या है? उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु या असम? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केरला। तो जो त्रावणकोर के महाराज थे उनके काफी फेवरेट थे। अप्रैल 29 1848 से 2 अक्टूबर 1906 तक इनका जो जीवन काल है वो रहा था। तो राजा रवि वर्मा वर्मा काफ़ी फ़ेमस हैं और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में और फैक्ट्स, और त्रावणकोर के महाराज के साथ जो इनके रिलेशनशिप वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी फ़ेमस थे। और उनके बेसिकली ये राज चित्रकला वाले होते हैं वो थे इनके, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जो सवाल स्ट्रैटेजी के थे वो तो हो गया। अब करंट अफेयर में किस तरह के सवाल आए थे? तो विजय हज़ार ट्रॉफी किसने जीती थी? उस वर्ष ये सवाल था, ठीक है? तो एक इससे रिलेटेड स्टैटिक जी का भी सवाल हमने देखा शिफ्ट में। पुस्तक का विमोचन किन्होंने किया था? ये सारे इस तरह के सवाल हम अपने करंट अफेयर के सेक्शन में करते रहते हैं। तो करंट अफेयर को आपको ज़रूर विज़िट करना है, डेली पढ़ना है और नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है? इलेक्शन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उस स्टेट का, और पॉलिटिकल पार्टीज़ पर भी एक सवाल था, तो ये एक सेक्शन है जिस पर आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। पूछा गया था एक बार, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कौन है? तो प्रसून जोशी हैं, अभी भी यही हैं। और एमओसी इसका मीन्स था हॉकी के लिए, मतलब एक यूनिट का गठन हुआ, तो उसके बारे में चर्चा की गई है। और आपको पता होगा इस ओलंपिक्स में भारत ने हॉकी में काफ़ी उम्दा प्रदर्शन किया है और ब्रॉन्ज मेडल जीता था हमने हॉकी का पिछले ओलंपिक्स में, टोक्यो के ओलंपिक्स में। तो यहाँ से भी सवाल बन सकता है, ओलंपिक्स से भी सवाल बनता है, तो ओलंपिक्स में किस स्पर्धा में कितने खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, साथ ही साथ जो पारा ओलंपिक्स में भारत का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था, ठीक है? और अभी आपको याद होगा हाल में भारत ने थॉमस कप जीता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना, आगे बढ़ना है। तो एनएचआई के प्रोजेक्ट के बारे में एक सवाल था, ठीक है? और शेष आनंद मधुकर इस डैश राइटर हुआ, कहाँ के राइटर थे? मगही के राइटर थे, इनके बारे में एक सवाल है। तो एक जो डिफेंस से रिलेटेड भी एक सवाल है। तो ये जो सवाल थे, इस तरह के सवाल आए थे इस में करंट अफेयर्स के, इसमें से मैक्सिमम टॉपिक्स हम अपने करंट अफेयर के सेक्शन में रेगुलर कवर करते रहते हैं। और काफ़ी सवाल जो हमारे पढ़ाए हुए आते भी हैं एग्ज़ाम में, तो उनको आप एक बार अच्छे से देखें। क्योंकि जो करंट अफेयर बनाते हैं काफ़ी रिसर्च करके बनाते हैं कि कौन-कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, किस तरह से प्रश्न आने की संभावना है। इन चीज़ों को ध्यान में रख के उन प्रश्नों को बनाया जाता है। तो आपके क्विज़ भी करंट अफेयर के ज़रूर अटेम्प्ट करें। और आप फॉलो करते हैं सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज़ इस तरह की आती रहेंगी। और भी अन्य तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो सब भी आपको वहाँ पे प्राप्त होते रहेंगी एग्ज़ाम रिलेटेड। तो सरकारी परीक्षा को फॉलो करें यूट्यूब पे, साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट्स और मज़ेदार कंटेंट्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फॉलो करें, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, पूरी वीडियो सीरीज़ को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी आरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन आप मजबूत रखिए, एग्ज़ाम डेट जब भी आएगा, आपको तैयार रहना है और लक्ष्य वेधन बाँध चलाना है। तभी तब आप पहले से तैयार रहोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो जितनी पहले से तैयारी स्टार्ट कर लेता है, उसके चांसेस उतने अधिक हो जाते हैं एग्ज़ाम में।
तो इसको तैयारी करिए, इस जिन वीडियो सीरीज़ को अच्छे से फ़ॉलो कीजिए, साइंस के सीरीज़ के साथ, जीके के सीरीज़ के साथ, रीजनिंग के सीरीज़ को फ़ॉलो करिए, मैथ के सीरीज़ को फ़ॉलो करिए क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट जो डिस्कशंस होते हैं वहाँ पे होते हैं। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की वीडियो सीरीज़ को और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएँगे आप और किस तरह के वीडियो सीरीज़ देखना चाहते हैं, ठीक है? तो धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।